हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या था? जब भी हम किसी एक एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल को एम्प्लॉय करते हैं तो उससे जो रेट ऑफ रिटर्न मिलती है उसको हम मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कहते हैं। तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल शेड्यूल यहाँ पर दिखाया गया है। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल शेड्यूल में क्या दिखाया गया है? बेसिकली एक टेबल दिखाई गई है जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल दोनों दिखाई गई हैं। इस टेबल में हम देख सकते हैं कि जिस तरीके से मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल और इन्वेस्टमेंट का रिलेशन है, जैसे जैसे हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ती जा रही है 50 से 100, 100 से 200, वैसे वैसे हमारी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कम होती जा रही है। जैसे 12%, 9%, 50 से बढ़कर इन्वेस्टमेंट 100 हुई तो मार्जिनल एफिशिएंसी 12% से डिक्लाइन होकर 9% हो गई। तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल शेड्यूल क्या है? बेसिकली रिलेशनशिप दिखाता है कि कितना मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल होगा कितने लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट पर। तो जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट बढ़ती चली जाएगी एमईसी कम होता चला जाएगा। इसी टेबुलर फॉर्म को अब हम डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इधर हमने एक्स एक्सिस पर इन्वेस्टमेंट लिया है, वाई एक्सिस पर एमईसी और रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है। जब हमारी इन्वेस्टमेंट एम है तो हमारा एमईसी या रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है, और जैसे ही हमारी जो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है वैसे ही हमारी एमईसी डिक्लाइन हो जाती है, आर से R1 पर आ जाती है। तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है और एमईसी डिक्लाइन हो रही है। इन्वर्स रिलेशनशिप दोनों के बीच में शो किया गया है, और इन पॉइंट्स को मिलाकर आपके डाउनवर्ड स्लोपिंग जो कर्व आया है वो आपका एमईसी कर्व है, जो इन्वर्स रिलेशनशिप दिखाता है लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट के बीच में और एमईसी के बीच में। फिर बात है कि कोजेज ऑफ डिक्लाइन इन एमईसी, यानी ये जो एमईसी है ये क्यों डिक्लाइन कर रही है। पहली चीज़ है रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस। जैसे जैसे हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा कमोडिटी मार्केट में पहुँचेगी, सप्लाई इंक्रीज होगी, और सप्लाई इंक्रीज होगी तो मार्केट में उस पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज होने लगेगा, रिड्यूस होने लगेगा, जिसके कारण जो रेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी है, रेट ऑफ रिटर्न है, वो डिक्लाइन होने लगेगी। इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं हम, हमारे प्रोडक्शन का स्केल बढ़ रहा है, लेकिन उस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम ज़्यादा कैपिटल एसेट्स की डिमांड करेंगे तो उनका प्राइस बढ़ जाता है, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिटर्न या मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल या रेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगा। डिमिनिशिंग प्रोडक्टिविटी एक और जो रीज़न है डिमिनिशिंग मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का, वो है डिमिनिशिंग प्रोडक्टिविटी का प्रिंसिपल। जैसे जैसे हम लगातार कैपिटल स्टॉक बढ़ाते जाते हैं, प्रोडक्शन का लेवल बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे जो फिज़िकल प्रोडक्टिविटी है, फिज़िकल प्रोडक्शन है एडिशनल कैपिटल स्टॉक का, वो डिक्लाइन होता चला जाता है। तो इसके कारण भी आपकी एमईसी डिक्लाइनिंग मोड में होगी। फिर बात करते हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट की। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल और रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या रिलेशन है, या आप कह सकते हैं कि जब भी हम कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो किस हिसाब से इन्वेस्ट करेगा, वो दो फैक्टर्स को ध्यान में रख के चलेगा, एक मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल तो रेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी है जो उसको उस इन्वेस्टमेंट से मिलना है, दूसरा उस इन्वेस्टमेंट को करने के लिए जो उसकी कॉस्ट आ रही है वो क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्योंकि जो पैसा वो अरेंज करके इन्वेस्ट कर रहा है उसके बदले में उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, और ये उसकी कॉस्ट है इन्वेस्टमेंट की। तो वो जो इन्वेस्टर है वो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी देखेगा और उस इन्वेस्टमेंट से मिलने वाला रेट ऑफ रिटर्न या रेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी भी देखेगा, और दोनों को कंपेयर करके कोई नई फ्रेश इन्वेस्टमेंट करेगा। इसी चीज़ को हम एक टेबल के फॉर्म से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ एक टेबल दी गई है जिसमें आपका सप्लाई प्राइस दिखाया गया है, फिर एनुअल यील्ड दिखाया गया है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और अफेक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की इन्वेस्टमेंट होगी या नहीं होगी, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखिए, सप्लाई प्राइस हम मान लेते हैं कैपिटल का 5000, 4000 कुछ भी हो सकता है। एनुअल यील्ड जो है वो हम फिक्स मानकर चल रहे हैं कि 200 रहेगा। अब हमें मेन जो दो चीज़ें कंपेयर करनी है इस सप्लाई प्राइस और एनुअल यील्ड के देते हुए, वो दो चीज़ें हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल और रेट ऑफ इंटरेस्ट।
क्योंकि सप्लाई प्राइस और एनुअल यील्ड से हम कैलकुलेट कर पाते हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को। तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल 4% है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 4% है, यानी जितनी रेट से प्रॉफिट हो रहा है उतनी ही रेट से आपको कॉस्ट पड़ रही है उस इन्वेस्टमेंट की। तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट पर न्यूट्रल इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी कि आप करें ना करें आप कुछ सोच नहीं सकते उसके बारे में, आपकी इच्छा है। और दूसरी तरफ जब 5% आपकी एमईसी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, यानी रेट ऑफ प्रॉफिट ज़्यादा है और रेट ऑफ जो कॉस्ट की है या कॉस्ट आ रहा है वो आपका कम आ रहा है। तो ऐसे में जब प्रॉफिट ज़्यादा है और कॉस्ट कम आ रहा है तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट पर है वो फेवरेबल इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल 4% और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। यहाँ पर रेट ऑफ प्रॉफिट कम हो जाता है और रेट ऑफ जो कॉस्ट है आपको पे करनी पड़ रही है जो इन्वेस्टमेंट के लिए वो परसेंटेज ज़्यादा है। तो ऐसे में जो इन्वेस्टर हैं वो उस पर अनफेवरेबल अफेक्ट पड़ेगा, वो कोई नई फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेगा। तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का कंपेयर करके कोई भी जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट करता है। और इसी के साथ जो दूसरा इम्पैक्ट पड़ता है इन्वेस्टमेंट पर वो है इलास्टिसिटी ऑफ एमईसी। इलास्टिसिटी ऑफ एमईसी क्या है, दो तरीके से हम बात करेंगे, एक इलास्टिक एमईसी कर्व की और दूसरा इन इलास्टिक एमईसी कर्व की। इलास्टिक एमईसी कर्व क्या होगा पहले उसको समझेंगे। देखिए एमईसी जब हमने बनाया एमईसी कर्व तो एमईसी कर्व क्या दिखाता है, एमईसी और इन लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट के बीच में किस तरीके का रिलेशन है। ये इलास्टिक कर्व है। इलास्टिक कर्व मतलब जहाँ पर चेंजेस ज़्यादा होते हैं। और चेंजेस ज़्यादा कैसे होंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए कोई आर है और उस पर एल लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज़ होकर आर से R1 हो जाती है, लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होकर एल से L1 हो जाता है। तो थोड़ी सी रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होने पर आर से R1 आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट में चेंज ज़्यादा आता है एल से L1। तो हमने अभी पीछे डिस्कस किया था कि एमईसी से लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट पर इम्पैक्ट पड़ता है और वहाँ से हम एमईसी कर्व ड्रॉ करते हैं। तो ये जो एमईसी कर्व है ये इलास्टिक कर्व है, जहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट में थोड़ा चेंज आने के कारण लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा चेंज आ जाता है। तो ऐसे में जब एमईसी कर्व इलास्टिक होगा तो इन्वेस्टमेंट में चेंजेस ज़्यादा आएंगे। दूसरी तरफ है इन इलास्टिक कर्व। इन इलास्टिक कर्व में क्या होगा, मान लीजिए आर रेट ऑफ इंटरेस्ट थी तो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एल, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होकर R1 हो जाती है, लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़कर L1 हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज ज़्यादा आ रहा है R से R1 और लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट में चेंज कम आ रहा है। तो ये जो एमईसी कर्व है ये इन इलास्टिक एमईसी कर्व है, जहाँ पर एमईसी में चेंज ज़्यादा आता है रेट ऑफ, और एमईसी में चेंज या रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज आपके ज़्यादा आ रहा है, उसके कारण आपकी जो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसमें चेंजेस कम आ रहे हैं। ये इन इलास्टिक कर्व है तो ये स्टीपर कर्व पाया जाता है, ये इलास्टिक कर्व है तो ये कंपैरेटिवली फ्लैटर कर्व पाया जाता है। तो जितना इलास्टिक या फ्लैटर कर्व होगा उतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज आने के कारण लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट में चेंजेस ज़्यादा आएंगे, और जितना इन इलास्टिक कर्व होगा एमईसी यानी स्टीपर कर्व होगा, खड़ा हुआ कर्व होगा, उतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज आने के कारण लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट में कम चेंजेस आएंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा चेंज होगी और लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट कम चेंज होगा। उसके बाद बात करते हैं इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व की। इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व क्या है, बेसिकली ये एक ऐसा कर्व है जो क्या शो करता है कि कितना अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा जहाँ पर आपकी एमईसी और रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल है। अब हमने देखा था पीछे एक टेबल में जहाँ हम कंपैरिजन कर रहे थे कि कोई भी इन्वेस्टर है जो इन्वेस्ट करेगा वो एमईसी और रेट ऑफ इंटरेस्ट को कंपेयर करके इन्वेस्ट करेगा, और यदि एमईसी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ा देगा, और एमईसी कम है रेट ऑफ इंटरेस्ट के कंपैरिजन में तो वो इन्वेस्टमेंट के लेवल को कम कर देगा। तो अल्टीमेटली जहाँ पर एमईसी और रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल हो जाते हैं, इन्वेस्टर है वहाँ तक इन्वेस्ट करना चाहेगा। तो एमईसी और रेट ऑफ इंटरेस्ट को वाई एक्सिस पर ले लिया और इन्वेस्टमेंट को एक्स एक्सिस पर ले लिया। हम मानकर चल रहे हैं यहाँ पर एमईसी और रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल है। तो
8% जब एमईसी या रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका, लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है 150। यदि इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है 100 हो जाता है तो 100 पर रेट ऑफ इंटरेस्ट या एमईसी बढ़ जाता है, और लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा तो एमईसी और ज़्यादा बढ़ जाएगा। या आप इसको उल्टे तरीके से ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं कि मान लीजिए 10% आपका एमईसी है तो जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना होगा 50, और एमईसी घट जाता है। कब घट जाता है? जब लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, यानी लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट 50 से बढ़कर 100 हो गया तो आपका एमईसी 10 से घटकर 9% हो जाएगा। अब फर्दर मान लीजिए आपका एमईसी और कम हो जाएगा। कब कम होगा? जब लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, यानी 100 से बढ़कर यदि 150 हो गया आपका लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट तो एमईसी और डिक्लाइन हो जाता है। तो एक इन्वर्स रिलेशन पाया जाता है एमईसी और इन्वेस्टमेंट के बीच में, और यहाँ पर जहाँ एमईसी और रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल है उस इक्वालिटी पर कितना लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा वो आपका इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व के द्वारा शो किया जाता है। एक तो एमईसी के बीच में और लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट के बीच में रिलेशन है। दूसरा आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं क्योंकि एमईसी और रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल है तो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि 10% है तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% से डिक्रीज़ होकर 9% हो जाएगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट और फर्दर डिक्लाइन होगा तो इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा इन्हांस हो जाती है। फिर इसी के साथ हम बात करते हैं कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है जो वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। बेसिकली दो तरीके के फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, एक शॉर्ट टर्म के फैक्टर हैं, दूसरे लॉन्ग टर्म के फैक्टर हैं। तो पहले हम शॉर्ट टर्म के फैक्टर्स की बात करेंगे। साइज़ ऑफ मार्केट। देखिए यदि मार्केट का साइज़ बढ़ जाता है, मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ प्रॉफिट या मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल बढ़ जाता है। दूसरा, एक्सपेक्टेशन कंसर्निंग कॉस्ट एंड प्राइस इन फ्यूचर। अगर हमें लगता है कि जो फ्यूचर है उसमें हमारी कॉस्ट बढ़ने वाली हैं, प्राइस कम होने वाले हैं, यानी हमें नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस है मार्केट से, तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। चेंज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अगर बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि कंजम्पशन बढ़ेगी, और कंजम्पशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी मार्केट में चीज़ों की, और डिमांड बढ़ेगी तो प्राइजेस बढ़ेंगे और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इन्हांस होगी। साइकोलॉजी ऑफ एंटरप्रेन्योर। अब साइकोलॉजी ऑफ एंटरप्रेन्योर एक इम्पॉर्टेंट पहलू है जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को इन्फ्लुएंस करता है कहीं ना कहीं, क्योंकि जब भी कोई इंटरप्रेन्योर फेवरेबली सोचता है, ऑप्टिमिस्ट होता है, तो उसे लगता है कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल भी इनहांस होगी, इंक्रीज़ होगी। चेंज इन इनकम। तो अगर लोगों की इनकम इंक्रीज़ हो जाएगी शॉर्ट टर्म में तो उनकी जो डिमांड पर फेवरेबल इम्पैक्ट पड़ेगा और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पर भी फेवरेबल इम्पैक्ट पड़ेगा। टैक्सेशन पॉलिसी। यदि गवर्नमेंट ज़्यादा हाई टैक्सेस लगाती है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन्वेस्टर के लिए बढ़ जाता है, जिसके कारण प्राइजेस बढ़ जाएंगे और इकोनॉमी में कंजम्पशन डिस्करेज होगी और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पर नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड। यदि एग्जिस्टिंग स्टॉक है जो कैपिटल गुड्स का वो बहुत ज़्यादा है आपके पास ऑलरेडी, तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के पास बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है कि वो इंक्रीज़ हो सके। चेंज इन लिक्विड एसेट्स। अगर कोई भी प्रोड्यूसर है ज़्यादा लिक्विड एसेट्स रखता है तो वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकता है, और हमें पता है कि इन्वेस्टमेंट और एमईसी का जो रिलेशन है वो इन्वर्स रिलेशन है, यानी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल गिरेगी। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्रॉफिट। अगर फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन प्रॉफिट की फेवरेबल है तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल फेवरेबल होगी। प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल गुड्स। अगर आपको लगता है कि आपकी जो मशीन्स हैं वो पूरी तरह से यूटिलाइज हो रही हैं तो आपकी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ज़्यादा होगी। अगर वो पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हो रही हैं, उनकी बहुत सारी एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी यूं ही पड़ी है, एक्सेस में है, तो आपकी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कम होगी। फिर हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म फैक्टर्स की। लॉन्ग टर्म फैक्टर्स में सबसे पहले है पॉपुलेशन। यदि लॉन्ग टर्म में पॉपुलेशन किसी भी टेरिटरी की बढ़ जाती है तो डिमांड बढ़ जाएगी और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल भी डिमांड बढ़ने के कारण फेवरेबली इम्पैक्ट होगी। इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट क्या लेकर चल रही है। अगर गवर्नमेंट मान लीजिए नेशनलाइजेशन को
प्रॉफिट देती है और डायरेक्ट टैक्सेस को इन्हांस करना चाहती है, सोशलिज्म को प्रायोरिटी देती है, तो ऐसे में जो पॉलिसी है वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी और नेगेटिव इम्पैक्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर पड़ेगा तो कहीं ना कहीं मार्जिनल एफिशिएंसी भी नेगेटिवली इम्पैक्ट होगी। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, अगर टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती है, इनोवेशंस होते हैं तो कहीं ना कहीं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल बढ़ेगी, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के कारण कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो रेट ऑफ प्रॉफिट या रेट ऑफ रिटर्न अपने आप में इन्हांस होगा। अब नॉर्मल कंडीशंस, यदि किसी भी कंट्री में, किसी भी टेरिटरी में अब नॉर्मल कंडीशंस है, पॉलिटिकल सोशल अनरेस्ट की कंडीशंस हैं, तो ऐसे में मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल या रेट ऑफ प्रॉफिट्स पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेंगे। डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेरिटरी, यदि कोई नई रेजिडेंशियल कॉलोनी या कोई नया हिस्सा देश में आ जाता है तो वहाँ पर डेवलपमेंट के लिए आपको बहुत सारा एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, चाहे वो रोड्स हैं, कम्युनिकेशंस हैं, बिल्डिंग्स हैं, और ऐसे में किसी भी कैपिटल की मार्जिनल एफिशिएंसी बढ़ेगी। चेंज इन सप्लाई ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट, यदि कैपिटल इक्विपमेंट जो एग्जिस्टिंग हैं वो डिमांड को पूरा करने के लिए सफिशिएंट है, उनकी सप्लाई को कंटिन्यूसली बढ़ाया जा सकता है, तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पर फेवरेबल अफेक्ट पड़ता है। यदि शॉर्टेज है दूसरी तरफ कैपिटल इक्विपमेंट्स की और डिमांड को वो पूरा नहीं कर सकते तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और लास्ट है लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन डिमांड, यदि परमानेंटली लॉन्ग टर्म कंज्यूमर की डिमांड बढ़ जाती है तो वो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को पॉजिटिवली इफेक्ट करती है।